हेलो फ्रेंड्स। सो जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोस में यूनिवर्स और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे कॉस्मिक बॉडीज़ हो गया और बिग बैंग हो गया और प्रेजेंट यूनिवर्स डिस्कवरीज, प्रेजेंट जो डिस्कवरीज चल रही हैं और इन्वेंशंस चल रहे हैं और जितने भी यूनिवर्स के बारे में नई नई चीज़ें खोजी जा रही वो हमने पिछले वीडियोज़ में उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन कर लिया। तो आज हम लोग बात करेंगे सन और अपने सोलर सिस्टम के बारे में, और जो हम लोगों के प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सन की। सन जो है इट इज़ अ स्टार। ये हम लोगों के सोलर सिस्टम का इकलौता एक स्टार है। जैसा कि बहुत लोग जानते होंगे कि जो सोलर सिस्टम है उसमें कई तारे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हम लोगों का सोलर सिस्टम है उसमें बस एक स्टार हुआ है। ठीक है, तो इट इज़ अ स्टार मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस पर्टिकुलरली बाय हाइड्रोजन। ये एक स्टार है जो कि बहुत ही हॉट गैसेस से बना होता है, जिसमें कि हाइड्रोजन, हीलियम और अदर गैसेस होती हैं। तो हाइड्रोजन गैस के बारे में आप लोगों को पता होगा, जो हाइड्रोजन गैस है वो स्टार फॉर्मेशन में बहुत ही बड़ा योगदान देती है, मतलब मेजर रोल प्ले करती है। हाइड्रोजन गैस जो है वो पूरे यूनिवर्स में इधर उधर फैली रहती है, जो कि नेब्यूलास का फॉर्मेशन करती है, और फिर उसके बाद प्रोटोस्टार का, फिर इसके बाद रेगुलर स्टार का। तो हाइड्रोजन जो है वो सन में 70% है, हीलियम जो है वो 26.5% है, और जो अदर गैसेस हैं वो 3.5% गैसेस हैं। और आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि जो सन है हम लोगों का वो मतलब अर्थ से बहुत ज़्यादा गुना बड़ा है। यहाँ पे कुछ रफ फिगर्स हैं, लेकिन ये मुझे उतने तो सही नहीं लग रहा है, लेकिन जो सन है उसमें 33 लाख अर्थ मतलब आ सकती हैं, फिट हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे सन का मास बताया गया है वो 99.83% बताया गया है। ठीक है, इट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सन है वो अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, और जो सन की लाइट है उसे अर्थ पे आने में 8 मिनट्स लगते हैं, 8 मिनट लगते हैं सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में। फिर हम लोग बात करते हैं चौथे पॉइंट की। इट हैज़ इमेंस इमेंस ग्रेविटेशनल पुल। जो सन है उसके पास खुद का एक ग्रेविटेशनल पुल है, क्योंकि वो बहुत बड़ी मास हेवनली बॉडी है। तो इसीलिए जो सन है तो वो बहुत ही उसके बाद ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल है, जिसके कारण वो प्लैनेट्स को अपनी ऑर्बिट में फिक्स रख पाता है, और प्लैनेट्स को एक तरीके से मजबूर करता है कि वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करें। इसीलिए प्लैनेट्स उसके अपने ऑर्बिट में सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अगर सन का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा नहीं हो तो प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट से भटक जाएं। ठीक है, फिर इसके बाद पांचवा पॉइंट, इट कॉन्टिन्यूसली गिव्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट। जो सन है वो कॉन्टिन्यूसली विजिबल लाइट के फॉर्म में एनर्जी एमिट करता है, जो हमें दिखती है, मतलब जो अर्थ पे आती है। और अदृश्य फॉर्म में, मतलब इनविजिबल फॉर्म में, ये इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स और प्लाज्मा गैस के द्वारा अपनी एनर्जी को एमिट करता है। फिर छठवां पॉइंट है द सडन फ्लैश ऑफ ब्राइटनेस ऑब्जर्व नियर द सन्स सरफेस विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। सन का जो सरफेस है उसमें बहुत सारे फिनोमेना होते रहते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और सन का जो न्यूक्लिय है वो सोलर फ्लेयर्स पैदा करते हैं, मतलब सौर पवने। सोलर फ्लेयर्स को हम लोग सौर पवन कह सकते हैं। तो मतलब जो सोलर फ्लेयर्स हैं वो समय समय पे सन से एमिट होती रहती हैं। दे आर कंसाइज पार्टिकल हार्मफुल फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जो सोलर फ्लेयर्स होती हैं, सौर पवनें, वो सैटेलाइट को बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं या बिल्कुल ही ख़राब कर सकती हैं, क्योंकि ये कंसाइज पार्टिकल होते हैं और ये बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल होते हैं। अब छठवां पॉइंट देख लीजिए, द कोर ऑफ द सन कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो सन का कोर है वो बना होता है हाइड्रोजन एटम का, विच फ्यूज टुगेदर, जो कि फ्यूज़ करता है और बनाता है कंप्रेशन और क्रिएट्स हीलियम।
कंप्रेशन होता है उसमें, बराबर कोर में कम हाइड्रोजन का एटम्स का कंप्रेशन होता है, वो फ्यूज़ करते रहते हैं और वो हीलियम का क्रिएशन करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर। इस फिनोमेना को हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोड्यूस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोड्यूस करता है बहुत ही ह्यूज अमाउंट में एनर्जी, और इट इज़ रेडिएटेड आउटवर्ड टू द सरफेस, एटमॉस्फेयर एंड बियॉन्ड। और ये रेडिएट करता है सरफेस में, एटमॉस्फेयर में और उसके बियॉन्ड। द कन्वेंशन जोन इज द नेक्स्ट टू द कोर ऑफ द सन। हियर द टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 2 मिलियन डिग्रीज। जो कन्वेक्शन जोन है सन का, वो कोर के ठीक ऊपर है। मतलब कोर जो सन का है उसके ठीक ऊपर एक कन्वेक्शन जोन है जिसका टेम्परेचर 2 मिलियन डिग्रीज सेल्सियस रहता है हमेशा। फिर जो सन का सबसे सरफेस एरिया है, मतलब सरफेस सन का एक तरीके से क्रस्ट कह लीजिए, तो सन का जो क्रस्ट है द फोटोस्फियर, उसे हम लोग फोटोस्फियर के नाम से जानते हैं। तो द फोटोस्फियर टेम्परेचर इज 6000 डिग्री सेल्सियस। जो फोटोस्फियर का टेम्परेचर है सन का, वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। द एटमॉस्फियर ऑफ द सन कंसिस्ट ऑफ द क्रोमोस्फियर एंड कोरोना। जो सन का एटमॉस्फियर है, मतलब उसकी सरफेस से थोड़ा ऊपर उसके एटमॉस्फियर में, तो उसे हम लोग क्रोमोस्फियर के नाम से जानते हैं और कोरोना के नाम से जानते हैं। क्रोमोस्फियर मतलब सन का मतलब वायुमंडल, मतलब वायु तो है नहीं वहाँ पे, मतलब एक तरीके का एटमॉस्फियर, मतलब वहाँ का वातावरण। ठीक है। फिर इसके बाद कोरोना इज सीन इन अ फॉर्म ऑफ एक्सपेक्ट्रल लाइंस एमिटेड बाय आयरन, कैल्शियम एंड निकल आयरन्स। तो कोरोना को हम लोग इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि वो एक स्पेक्ट्रल लाइन है जो कि एमिट करती है आयरन, कैल्शियम और निकल आयंस को। इसकी एक लाइन है, जैसा कि आप इससे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें अरोरा बोराइलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। वैसी जो सन है उसमें कोरोना आयंस देखने को मिलते हैं जो कि आयरन, कैल्शियम और निकल आयंस होते हैं। द आयनाइजेशन ऑफ दीज एलिमेंट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द कोरोना। इन एलिमेंट्स के आयनाइजेशन को हम लोग इससे हम लोग कोरोना के टेम्परेचर को पता कर सकते हैं। द सोलर फ्लेयर विंड इज अ स्टीम ऑफ चार्ज पार्टिकल रिलीज फ्रॉम द अपर एटमॉस्फेयर। जो सोलर फ्लेयर है, जो सौर पवनें हैं, वो रिलीज होती हैं सन के एटमॉस्फेयर से, जो कि एक चार्ज पार्टिकल्स होती हैं। These change charge particle when get trapped by the Earth's magnetic field while entering the up। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं घुस पाती क्योंकि अर्थ के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इससे घुसने नहीं देती हैं और इससे मतलब घुसने से रोक देती हैं और ट्रैप कर देती हैं वहीं पे, और जिसके कारण हम लोगों को औरोराज देखने को मिलते हैं और ऑरोरल डिस्प्ले देखने को मिलते हैं नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। दीज ऑरोरल डिस्प्ले इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड ऑरोरा बोराइलिस। द नॉर्दर्न लाइट व्हेन ऑकर्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। जो ऑरोराज हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा बोराइलिस हम लोगों को देखने को मिलता है और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। सन स्पॉट्स आर डार्क अपीयरिंग एरियाज प्रेजेंट इन द फोटोस्फीयर फ्रॉम वेयर सोलर फ्लेयर्स ओरिजिनेट। जो सन स्पॉट्स हैं वो सन स्पॉट्स अब एक बहुत ही नया फिनोमेना है जिसमें इसको भी आज हम लोग पढ़ते हैं। तो सन स्पॉट्स एक डार्क अपीयरिंग एरियाज हैं, जैसा कि जब तवा जल जाता है, जब उसके ऊपर पानी छिड़को तो वो एक अलग कलर शो होता है उसमें। तो वैसे ही जो सन स्पॉट्स हैं, जब सन बहुत ही गर्म एक सरफेस है, लेकिन जो सन स्पॉट्स हैं वो कंपैरेटिवली अदर सरफेस एरिया के थोड़े कम गर्म है, इसलिए उनका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इसीलिए वो सन में स्पॉट्स के रूप में हम लोगों को दिखाई देते हैं जो कि डार्क
अपीयरिंग मतलब एक डार्क फॉर्म में अपीयर होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं फोटोस्फीयर में, और ये जन्म देते हैं सोलर फ्लेयर्स को, सौर पवनों को सन स्पॉट्स जन्म देते हैं। दे आर रिलेटिवली अ रीजन कूलर देन इट्स सराउंडिंग्स। ये जैसा कि मैंने बताई दी आप लोगों को कि ये आसपास का जो सरफेस एरिया होता है उससे थोड़े कूलर होते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा ठंडे होते हैं। इट अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स आफ्टर एवरी 11 ईयर्स। ये प्रत्येक 11 सालों में दोबारा से अपीयर और डिसअपीयर होते रहते हैं। दिस पीरियड इज कॉल्ड सन स्पॉट साइकिल। इस पीरियड को हम लोग, या फिर इस साइकिल को हम लोग सन स्पॉट साइकिल कह सकते हैं। फिर द साइकिल इज मार्क्ड बाय द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सन स्पॉट्स विजिबल एज डार्क blemishes on the sun surface or photosphere. The greatest number of sunspot in any given सोलर साइकिल इज डिजाइन एज सोलर मैक्सिमम। जब कभी भी सन में बहुत ज़्यादा सन स्पॉट्स मतलब सन स्पॉट्स पड़ने लगते हैं या फिर विजिबल होने लगते हैं, तो ये इस फिनोमेना को हम लोग सोलर मैक्सिमम के नाम से जानते हैं। ये उस साइकिल में सबसे ज़्यादा मतलब सन स्पॉट पैदा होते हैं, तो इसको हम लोग सोलर मैक्सिमम के नाम से जानते हैं। और अगर सबसे कम सन स्पॉट्स देखने को मिलते हैं तो हम लोग उसे सोलर मिनिमम के नाम से जानते हैं। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, इसमें आप पूरे सन का एक प्रोमिनेंस मतलब एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और जिसमें जो उसका सरफेस है फोटोस्फीयर, वो सरफेस से थोड़ा नीचे आता है। सन स्पॉट्स ये देखिए जो ब्लैक ब्लैक हैं वो आपको लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और इंटरनल स्ट्रक्चर में कोर सबसे अंदर है, रेडिएटिव जोन है उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर कन्वेक्शन जोन है, जो कि एक बहुत ही वास्ट एरिया कवर कर रहा है सन का। फिर यही पूरा फिर सबसे जो अंत में जो सन का एटमॉस्फेयर है उसमें जो चीज़ें हैं वो कोरोना के फॉर्म में दिखती हैं। ठीक है, फिर ये देखिए ये एक और इमेज है सोलर मैक्सिमम सोलर मिनिमम की। सोलर मैक्सिमम में सन थोड़ा डार्क दिखाई देने लगता है, जबकि सोलर मिनिमम में सन थोड़ा वो दिखाई मतलब सन थोड़ा हल्का दिखाई जैसा उसका फीचर है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं सोलर विंड की। द सोलर विंड इज अ स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल। सोलर विंड एक चार्ज पार्टिकल की स्ट्रीम है जो कि रिलीज होती है अपर एटमॉस्फेयर से। सन का जो अपर एटमॉस्फेयर है उससे सोलर विंड रिलीज होती है, और इससे ही हम लोग कोरोना कहते हैं। दिस प्लाज्मा मोस्टली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोलर विंड जो है वो सोलर फ्लेयर्स से बिल्कुल ही अलग फिनोमेना है, क्योंकि सोलर विंड बहुत सालों में एक बार होती है, जबकि सोलर फ्लेयर्स होती रहती हैं, मतलब कभी भी हो सकती हैं, कभी भी और जो लेकिन सोलर विंड वो बहुत सालों में एक बार होती है। दिस प्लाज्मा मोस्टली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो सोलर विंड का जो प्लाज्मा है वो कंसिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फ़ा पार्टिकल्स को, और इसमें बहुत अधिक मात्रा में किनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है अ सोलर स्टॉर्म इज़ अ डिस्टर्बेंस ऑन द सन। अगर सोलर स्टॉर्म सन में ओरिजिनेट हो रहा है तो इससे हम लोग सन का एक डिस्टर्बेंस कहते हैं, विच कैन इमिनेट आउटवर्ड अक्रॉस द हेलियोस्फीयर। जो सन की सबसे आउटर सरफेस है जिसे हम लोग हेलियोस्फीयर के नाम से जानते हैं, तो ये जब इसमें बहुत डिस्टरबेंस हो जाता है सोलर स्टॉर्म में, तो ये इसके बाहरी मंडल की बाहरी परत की ओर भागता है, और ये पूरे सोलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। जिसमें लेकिन जो अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो इसे ट्रैप कर लेती हैं और अंदर नहीं घुसने देती, जिसके कारण अर्थ में जीवन बना रहता है। अगर ये अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर ना हो तो अर्थ का संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाए और अर्थ पूरी जल जाए।
ठीक है। तो इससे ही हम लोग स्पेस वेदर से फोरकास्ट करते हैं, मतलब ये बहुत ही एक मेजर फिनोमेना है, और इससे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पैटर्न्स के जरिए स्पेस क्लाइमेट के तौर पे हम लोग मतलब देखते रहते हैं, मेज़र करते रहते हैं। आज जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म इज़ अ टेम्परेरीली डिस्टर्बेंस ऑफ द अर्थ मैग्नेटोस्फीयर। जो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म है वो टेम्परेरीली अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में एक डिस्टरबेंस है कॉज्ड बाय ए सोलर विंड। ये सोलर विंड के कारण होता है। सोलर विंड जो कि बहुत सालों में एक बार होता है, जो कि एक शॉक वेव है, और एक क्लाउड है मैग्नेटिक फील्ड दैट इंटरेक्ट विद अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के से इंटरेक्ट करता है। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि जो सोलर विंड है वो सन के जो हेलियोस्फीयर है उससे बाहर निकल के जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसमें आने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो घुसने नहीं दे रही, और वो उसे रेडिएट कर दे रही है। ये छोटी सी हम लोगों की अर्थ है और ये सन है, और ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो कि बहुत दूर तक फैली हुई हैं। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक बहुत बड़ा कारण है अर्थ के अर्थ में लाइफ का ओरिजिनेट होने से। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे आने वाली क्लास में हम लोग प्लैनेट्स के बारे में, और जो हम लोग सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स उनके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। थैंक यू क्लास।